हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर एक लेक्चर। इसमें हम समझेंगे एसए 200 का बेसिक्स क्या होता है। एसए 200 के हम दो पार्ट अपलोड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा आपको डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड कुछ बेसिक टर्म जो आपको समझ में आना चाहिए। इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो था उसका भी मैं आपको एक समराइज कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने सबसे पहले ये समझा था कि ऑडिट क्या होता है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हमने समझा था कि आईसीआई ने ऑडिट की डेफिनेशन नहीं दिया, आईसीआई ने एश्योरेंस की डेफिनेशन दिया था। एश्योरेंस क्या होता है? एन एंगेजमेंट वेयर प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन, हिज ओपिनियन ऑन अ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट अ गिवन क्राइटेरिया। क्यों करता है ऐसा वो? टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। हमने ये भी समझा था कि सीएन प्रैक्टिस दो तरह के काम करता है। एक होता है एश्योरेंस, जहां पे ओपिनियन होती है। दूसरा होता है अदर एंगेजमेंट, जहां पे कोई एश्योरेंस नहीं होता। एश्योरेंस एंगेजमेंट दो तरह की होती है। एक होता है रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा होता है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है तो वहां पे उसको दो तरह का एश्योरेंस होता है। अगर वह हाई होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑडिट, अगर मॉडरेट है तो उसको बोलेंगे हम रिव्यू। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्योंकि एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पे हाई लेवल एश्योरेंस देना पॉसिबल नहीं होता। वहां पे मॉडरेट लेवल एश्योरेंस ही दिया जाता है, इसलिए हम वहां पे बोलते हैं ओनली एश्योरेंस। और यहाँ पे एस ए इज एप्लीकेबल है। रिलेटेड सर्विसेज जहां पे कोई एश्योरेंस नहीं होता वहां पे एस आर इज एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद हमने समझा था फ्लो ऑफ स्टैंडर्ड। 200 सीरीज में स्कोप, अपॉइंटमेंट, जो प्रिलिमिनरी चीजें होती हैं वो सब चीजें होती है। 300 सीरीज में प्लानिंग के बारे में बोला जाता है। 500 एंड 600 सीरीज में ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एविडेंस के बारे में होता है। 700 सीरीज ऑडिट कंक्लूजन्स के बारे में है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसए 200। एसए 200 स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है जो आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दी स्टैंडर्ड। मैं ट्राई करूंगा कि आपको हर एक एग्जांपल कुछ इसी तरह से दूं कि सीए इंटर का बच्चा भी समझ ले और सीए फाइनल का बच्चा भी समझ ले। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सीए फाइनल लेवल पे इस स्टैंडर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि टेल इथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड या आप प्रोफेशनल जजमेंट की डेफिनेशन बताओ। ऐसा कुछ वो नहीं पूछने वाले आपसे। आपसे केस बेस्ड वो कुछ एक सर्कम फैक्ट रखेंगे, आपको कुछ केस देंगे, उसके ऊपर आपको अपना ओपिनियन देना होगा। आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन सीए इंटर में ये पॉसिबल है कि वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन ये उस क्वेश्चन का आपको आंसर देने के लिए आपको पहले दिल से ऑडिट को एक्सेप्ट करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और आपका दिल उस चीज को एक्सेप्ट करे। होता है क्या, नॉर्मली हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते दिल से, हम जस्ट पढ़ लेते हैं फॉर एग्जाम्स। आज मैं ट्राई करूंगा कि आप दिल से हर एक चीज को एक्सेप्ट करें कि जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको आप बाय हार्ट एक्सेप्ट करें। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहला टर्म हमने जो भी अकाउंटिंग पढ़ा है 11th क्लास से, या सीपीटी में जो 11th क्लास में अकाउंट नहीं पढ़ पाए, जो हमने सीपीटी में पढ़ा है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी हमारा लेन देन हो रहा है उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना। ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट है। जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की कर रहे हैं, ना कि एक कोई इन्फॉर्मेशन। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। एक इन्फॉर्मेशन, मिस्टर राजू ने मिस्टर श्याम को 5 लाख रुपए का माल बेचा। दूसरा, मिस्टर श्याम ने मिस्टर राजू को एक थप्पड़ मारा। किस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? पहले वाले को ऑब्वियसली थप्पड़ मारने की एंट्री होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जहाँ पे पैसे का लेन देन है, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, जैसे किसी को हमने सेल किया, किसी को कुछ परचेज किया, किसी का हमने एक्सपेंडिचर किया, कुछ हमने खर्चा किया। तो हर एक चीज ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो लोग हैं। इन दो लोगों को क्या चाहिए? बैंक से लोन चाहिए। इन बैंक से लोन लेने के लिए इन लोगों को ये बोला गया कि आप बता दो कि आपने साल भर में क्या काम किया, आपके क्या क्या ट्रांजेक्शन रहे, आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने क्या किया? पूरे साल में जो जो इन्फॉर्मेशन थी फाइनेंशियल, उसने, जैसे मिस्टर वाई का अगर हम बुक्स देखते हैं, कैश सेल्स टू केआरके को कितना उसने कैश सेल्स किया, कितना रेंट पे किया, क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर एक्स कितना है, कैश सेल्स टू मिस्टर वाई कितना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना है। ये सब चीजें क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ये हर एक इंफॉर्मेशन, इसमें पैसे का लेन देन है, यस है। क्या एक इंफॉर्मेशन है? यस है। क्या इसके बेसिस पे आपको लग रहा है कि हाँ कुछ आपको नॉलेज मिल रही है, कुछ ज्ञान मिल रहा है किसी चीज का? यस। इंफॉर्मेशन का मतलब किसी चीज के बारे में जानकारी होना। फाइनेंशियल का मतलब जहाँ पैसों का लेन देन है। दोनों चीज यहाँ पे हो रही है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है।
तो मिस्टर एक्स ने भी इसी तरह से प्रिपेयर कर दिया, मिस्टर एक्स ने भी हर एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बता दिया, और ये दोनों चले गए बैंक के पास। बैंक बोल रहा है कि सर आपने हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो ठीक है, लेकिन ये सिस्टमैटिक नहीं है, इसके बेसिस में मैं कैसे कोई डिसीजन ले पाऊंगा। मिस्टर एक्स, या तो मैंने एग्जांपल दिया मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का, ये केवल 10-12 आइटम है, ये कितने आइटम है, 10 आइटम है। हो सकता है किसी एंटिटी को मिस्टर जेड भी हो जो कुछ बिजनेस कर रहा हो, वहां पे ऐसे 10 लाख आइटम हो सकता है जो सेल्स कर रहे हैं ना हम, वो सेल्स हम बहुत सारे लोगों को कर रहे हो, मिस्टर घनश्याम, राधेश्याम, हर एक इंसान, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिसको हम सेल्स कर रहे हो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हम परचेस कर रहे हो, बहुत सारे लोग होंगे जिसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हो। तो हो सकता है ये जो आइटम है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो लाखों में चली जाए। तो अगर बंदा लाखों ऐसे इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा बैंक के पास, तो बैंक ऑब्वियसली उन सब डेटा को देख के ही पागल हो जाएगा, वो उसके ऊपर डिसीजन ले ही नहीं पाएगा कि हमें इसको लोन देना है या नहीं देना। तो एक चीज की कमी है यहाँ पे कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में दो यार। ऐसा करो आप कि जो ये सेल्स आ रहा है ना, इन सेल्स का टोटल करके दे दो एक साथ, ये जो एक्सपेंडिचर आ रहा है जितने भी, उन सबका टोटल करके दे दो, आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है वो आप अलग से हमें बताओ। आप कुछ इस तरह से आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करो जिसके बेसिस पे हम कुछ डिसीजन ले पाए, हमें पता चल सके कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस कितना था ड्यूरिंग द ईयर, आपकी एज ऑन डेट आज आपकी लायबिलिटी कितनी है, कितनी एसेट्स है, कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, हमें ये पता चले। तो बैंक बोल रहा है कि सर आप क्या करो, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन करो, आप प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन करो, या मैं प्रॉपर फॉर्मेट के बजाय एक दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन करो। स्ट्रक्चर्ड मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, मैं बोल रहा हूं कि आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन करो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन करो। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने इस तरह से स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन किया, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। ये हमें समझ में आ गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। मिस्टर एक्स ने क्या किया, इस तरह से ये प्रेजेंट किया, मिस्टर वाई ने टी फॉर्मेट में प्रेजेंट किया। ये डिफरेंट फॉर्मेट यूज किया है मैंने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है, वर्टिकल भी बन सकता है। ठीक है, तो हमने ये दो तरह से प्रेजेंट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन किया, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन मैं आपको कुछ और फैक्ट बताना चाहता हूं इसके आगे। मिस्टर वाई ने क्या किया, जो उसका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में उसने 1 लाख रुपए किए थे, 1 लाख रुपए में से ओनली 20,000 रुपए उसने राइट ऑफ किए, मतलब पूरा खर्चा था 1 लाख रुपए का। लेकिन मिस्टर वाई ने बोल रहा है कि मैं उसको सर 5 साल तक अमोर्टाइज करूंगा, मैं केवल 20,000 रुपए इस साल करूंगा, बाकी 80,000 रुपए में मैं नेक्स्ट 4 ईयर 20,000 करके P&L में चार्ज करूंगा, ताकि मेरा प्रॉफिट कंपेरेटिवली मतलब बराबर आए, सेल्स के प्रोपोर्शन में आए। मिस्टर एक्स बोल रहा है कि नहीं सर, मैं तो सारा के सारा जो भी हुआ है खर्चा एडवर्टीजमेंट का, सारा एक साल में डाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। दूसरा, मिस्टर वाई ने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000 रुपए। मिस्टर एक्स बोला कि सर ये डेप्रिसिएशन को जो कैलकुलेट करने है ना, बहुत दिमाग खराब होता है, बहुत बड़ा डेप्रिसिएशन चार्ज मेंटेन करना पड़ता है, रेट कैलकुलेट करना पड़ता है, सैल्वेज वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। मेरे पास इतना पैसा, उतना टाइम नहीं है कि मैं अकाउंटेंट रखूं और ये सब काम करवा के दूं, कि डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करूं। मैंने ऑब्वियसली इतना सारा मैं अगर उसमें लगा दूंगा, इतने सारे दिमाग में उसमें लगाऊंगा, तो मैं धंधा कैसे करूंगा। ठीक है, मिस्टर एक्स ये सब बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों सेम टाइप ऑफ बिजनेस में है। मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि दोनों मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों सेम टाइप ऑफ बिजनेस में है, दोनों एक तरह का धंधा कर रहे हैं, दोनों सेम कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, दोनों का जो आइटम है, प्रोडक्ट है, वो भी सेम ही है। बट दोनों ने यहाँ पे जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, वो अलग अलग बेस पे बनाए हैं। दोनों का जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो अलग अलग है, दोनों का जो फ्रेमवर्क है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे एक चीज की आपको कमी लग रही होगी कि यार बैंक जब डिसीजन लेगा, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बुक्स को देखेगा और डिसीजन लेगा, तो यहाँ पे उसको एक कमी दिखेगी कि मिस्टर एक्स ने अलग ट्रीटमेंट दिया है, मिस्टर वाई ने अलग ट्रीटमेंट दिया है, और बैंक उसके बेसिस पे डिसीजन लेना बैंक के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बैंक डिसीजन नहीं ले पाएगा कि किसको लोन दूं, क्योंकि बैंक के पास भी ऑब्वियसली लिमिटेड फंड होता है और बैंक चाहता है कि उसको मैं ऑप्टिमम मैनर में यूज करूं। तो यहाँ पे बैंक के लिए डिफिकल्ट होगा। बैंक कौन है यहाँ पे, बैंक को हम बोलेंगे इंटेंडेड यूजर्स, क्योंकि बैंक इज इंटेंडिंग टू यूज हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक के इंटेंडेड यूजर, तो बैंक के लिए डिफिकल्ट हो रहा है कि यार अभी इसको कंपेयर करना सही नहीं हो रहा है, इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, यहाँ पे एक बेस नहीं है प्रॉपर जिसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले पाऊं। तो इस बेस को
पूरा करने के लिए, इस बेस की कमी पूरा करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क की जरूरत है, और उस फ्रेमवर्क को यूज करके ही हम इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएं। तो ऐसे फ्रेमवर्क को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ? ऐसा फ्रेमवर्क जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का एक बेस देगा, उसके बेसिस पे यूजर प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। तो ऐसा बेस जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे, ऐसा फ्रेमवर्क जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे, उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो आइदर इट में बी डिसाइडेड बाय द लॉ। हो सकता है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो कंपनीज एक्ट ने बोला अगर आप लिस्टेड हो तो आपको इंड एस फॉलो करना जरूरी है। तो अगर आप लिस्टेड हो तो आपके लिए फ्रेमवर्क क्या हो गया? इंड एस। अगर आप अनलिस्टेड हो, अगर आप छोटी प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म हो या प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, वहां पे आपको इंड एस फॉलो करना जरूरी नहीं है, वहां पे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हो। तो वहां पे आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक फ्रेमवर्क हो गया। अगर आप बैंकिंग कंपनी हो तो वहां पे आपको बैंकिंग रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, आपको आईआरडीए जो भी है आपकी बैंकिंग रेगुलेशंस और आरबीआई है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा। तो वहां पे वो जो स्टेटमेंट है, वो जो फ्रेमवर्क है, उसे हम बोलेंगे आपका एफआरएफ। इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए अलग फ्रेमवर्क होता है, तो उसके लिए वही आईएफ फ्रेमवर्क हो जाएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बोर्ड डिसाइड करेगा। तो एफआरएफ इट डिसाइडेड बाय द लॉ, आइदर लॉ और स्टैट्यूट इसको डिसाइड कर सकता है। दूसरा, एफआरएफ कैन बी डिसाइडेड बाय द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नीड ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे भी डिसाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक एनजीओ का एग्जांपल लेते हैं। एनजीओ को क्या करना होता है कि एनजीओ को प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। एनजीओ का काम होता है कि समाज सेवा करना, उसका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। उस केस में क्या करते हैं एनजीओ? ओनली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। उनको बस ये पता करना होता है कि हमें साल भर में कितना पैसा कलेक्ट हुआ, कितना अपने डोनेशन आया और हमने कितना पैसा खर्च कर दिया, और एज ऑन दैट 31 मार्च को ईयर एंड पे हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है। तो वो क्या करते हैं? ओनली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाते हैं एज पर देयर नीड। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इट में आइदर बी एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ और इट में बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनको जरूरत ही उतनी है तो वो उतना ही बनाएंगे। तो एफआरएफ कैन बी डिसाइडेड आइदर बाय लॉ और एज पर नीड। तो हमने यहाँ पे दो चीज कवर कर लिया। पहला चीज हमने समझा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो फाइनेंस, पैसों से, जहां पे पैसों से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो, पैसों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग एफआरएफ, क्योंकि एफआरएफ को कंप्लाई करेगा तो ही एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? टू कम्युनिकेट द यूजर्स अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटिटी ड्यूरिंग द ईयर, उसने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया है और ईयर एंड पे उसका क्या बैलेंस शीट रहा है, उसके ईयर एंड पे कितना एसेट और लायबिलिटीज रहा है, ये चीज कम्युनिकेट करने के लिए। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं हमारा डेफिनेशन से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग एफआरएफ। बताया था एफआरएफ क्यों जरूरी है? क्योंकि एक फ्रेमवर्क देना जरूरी है, अदरवाइज सब लोग अपने अपने तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके अपने अपनी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द इंटेंडेड यूजर्स। जो बैंक था हमारे एग्जांपल में, इंटेंडेड यूजर्स को ये बताने के लिए अबाउट एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी एसेट्स और ऑब्लिगेशंस यानी लायबिलिटी एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एज ऑन दैट यानी बैलेंस शीट, यानी एज ऑन डेट 31 मार्च को क्लोजिंग डेट पे क्या एसेट और क्या लायबिलिटीज है वो बताने के लिए। एंड चेंजेस देयरिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चेंजेस देयरिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक उसकी रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस में क्या क्या चेंज हुआ। ये चेंज कैसे होगा? ऑब्वियसली आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ सेल्स किया होगा तब ये चेंज हुआ होगा। ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ परचेस किया होगा तब ये चेंज हुआ होगा। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर परचेस करेंगे तो आपका क्रेडिटर्स चेंज हो जाएंगे, तो आपके ऑब्लिगेशंस में चेंज आया। तो ऑब्वियसली इसके कहने का क्या मतलब है? चेंजेस देयर इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया, क्या आपने सेल था, कितना परचेस था। तो इंटेंडेड यूजर्स को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना काम किया और एज ऑन डेट उसकी क्या पोजीशन है, ये बताने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। एफआरएफ हमने पढ़ा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? एफआरएफ
इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम बाद में लेंगे, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, इसको हम बाद में कवर करेंगे। फ्रेमवर्क यूज्ड टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट as required by the law regulation or according to the nature of entity और objective of financial statement। दोनों हमने एग्जांपल लिए थे। लॉ का मतलब हो सकता है कि इंडेस एप्लीकेबल हो, इंडेस एफआरएफ हो गया, कंपनी एक्ट ने बता दिया। हो सकता है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म हो तो वहां पे ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से काम चल जाता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एफआरएफ हो गया। बैंकिंग कंपनी है तो वहां पे आरबीआई जो फ्रेमवर्क बताता है, जो फॉर्मेट बताता है, वो उसका एफआरएफ हो गया। इंश्योरेंस कंपनी के लिए आईआरडीए है, वो बताता है कि आपका क्या फ्रेमवर्क होगा, इंश्योरेंस कंपनी को अलग तरह से बैलेंस शीट पी&एल बनाना होगा। आपने आईपीसीसी में पढ़ा होगा, आपके एडवांस अकाउंट्स में या अकाउंटिंग में ये चैप्टर भी दिए गए हैं कि किस तरह से आपको उन कंपनीज का, बैंक का और इंश्योरेंस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो उनका अलग फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क यूज्ड टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ रेगुलेशन और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एंटिटी और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये दो टर्म बचा था, मैंने बोला था इसको बाद में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ये कौन होता है भाई? टीसीडब्ल्यूजी होता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ये कौन होते हैं? ये बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े, जो एंटिटी को डायरेक्ट करते हैं, बताते हैं कि एंटिटी का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हमें किस डायरेक्शन में चलना है, ये वो चीज बताते हैं। टीसीडब्ल्यूजी क्या बताता है? टीसीडब्ल्यूजी ये बताता है कि हमें एंटिटी को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। और मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटीज में होता है। मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटीज का काम करता है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग का काम हो गया, सेल्स परचेज का काम हो गया, ठीक है, कुछ भी कैश का, ट्रेजरी का काम हो गया, ये मैनेजमेंट का काम होता है जो डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करता है। तो एफआरएफ का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। एफआरएफ इज अ फ्रेमवर्क टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। केवल सिंगली हम यूं नहीं बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमेशा जब भी वर्ड यूज करेंगे एफएस के आगे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली यूज करना है। तो हमारा दो डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और एफआरएफ क्या होता है। अब हम तीसरा चीज पढ़ना चाहेंगे, ये मैंने मिस्टर वाई की बुक्स को कॉपी कर दिया सीधा एज इट इज नीचे, जो हम ऊपर देख रहे थे मिस्टर वाई। यहाँ पे मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि उसने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए चार्ज किया है, 1 लाख रुपए का 1/5 चार्ज किया है 20,000 रुपए, और डेप्रिसिएशन उसने 10,000 रुपए चार्ज किया है, और इसने रिपेयर मेंटेनेंस भी दिया है 6,000 रुपए, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, इस पर एफआरएफ मैं मान के चलता हूँ कि मिस्टर वाई एक एंटिटी, एक जो है वो एक कंपनी है और इसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है, क्योंकि हो सकता एस भी एप्लीकेबल हो सकते हैं अगर वो मान लो कि लिस्टेड नहीं है, या जो रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल होते हैं अगर वो उसमें फॉल नहीं हो रहा तो उसको एज पर एएस ही अपना अकाउंटिंग करना होगा। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है, इसका इंड एस एफआरएफ है जो एज पर लॉ डिटरमाइंड है। मिस्टर वाई ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को 1 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट था उसका उसने ओनली 1/5 ही चार्ज किया पीएनएल अकाउंट में। लेकिन जो एफआरएफ है, जो इंडेस है, वो ये बोल रहा है कि आप जितना भी आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जिस साल हो रहा है, आप पूरा उसको उसी साल राइट ऑफ कर दो। मतलब एज पर एफआरएफ, एज पर इंडेस, इसका जो यहाँ पे जो अमाउंट आना चाहिए था वो होना चाहिए था 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द एफआरएफ and as in financial statement. So can I say there is a difference between amount as used in preparation and presentation of financial statement, that is 20,000, and as required by the FRF, that is 1 lakh. तो मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे कि there is a difference between amount. ठीक है, एक चीज समझ में आ गया। दूसरा एक और मैं आइटम बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे एक रिपेयर मेंटेनेंस में क्या हुआ, ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। रिपेयर मेंटेनेंस में एक आइटम था that is qualified as PPE, Ind AS 16 के अकॉर्डिंग that is qualified as PPE, और as per Ind AS उसे हमें कैपिटलाइज करना चाहिए था। लेकिन मिस्टर वाई ने क्या किया, मिस्टर वाई की जो मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है उसने उसको एज अ एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया पीएनएल में पूरा की पूरा, जबकि वो एज अ पीपीई क्वालिफाई था और उसे कैपिटलाइज करना था, लेकिन मिस्टर वाई ने उसको चार्ज कर दिया पूरा के पूरा एज अ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे एक आइटम का नेचर, उसका क्लासिफिकेशन एज अ एसेट था बट उसको एज अ एक्सपेंडिचर क्लासिफाई कर दिया।
तो there is a difference between classification. Can I say there is a difference between classification as prepared and present in financial statement and as required by FRF. There is a difference between, पहला था हमारा अमाउंट, दूसरा हो गया हमारा क्लासिफिकेशन. तो हम लिख देता हूं मैं दूसरा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन. ओके, अब हम तीसरी चीज पे आते हैं. तीसरा है हमारा नोट्स टू अकाउंट के ऊपर बात है. नोट्स टू अकाउंट्स में मैं एक फैक्ट बताता हूं मिस्टर वाई. एक और हमें फैक्टर पता चला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इसको जो हम समझ रहे थे मिस्टर वाई की बुक्स को. मिस्टर वाई का मैनेजर बोल रहा था कि सर एक लॉ आया है हमारे, एक प्रपोज्ड बिल पास हुआ है, प्रपोज्ड बिल बनाया गया है कि जो प्रोडक्ट में मिस्टर वाई डील कर रहा है वो आगे जाके बैन हो सकता है. हो सकता है आगे जाके जो प्रोडक्ट में मिस्टर वाई डील कर रहा है वो बैन हो जाए. एक ऐसा बिल ड्राफ्ट हुआ है. मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए था, इस चीज का डिस्क्लोजर देना चाहिए था कि प्रोडक्ट जो है जिसके ऊपर मिस्टर वाई का एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है, मिस्टर वाई का गोइंग कंसर्न डिपेंडेंट है, दैट इज गोइंग टू बी बैंड और इट इज प्रपोज्ड टू बी बैंड इन अ ड्राफ्ट लॉ. तो मिस्टर वाई के ऊपर एक ये मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि उसका गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है. ये एक अनसर्टेनिटी है मिस्टर वाई के ऊपर कि इसका गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है और एज पर इंड एस इसका डिस्क्लोजर करना चाहिए. एज पर इंड एस, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ इसको ये डिस्क्लोज करना चाहिए ऑल दोस फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट इट्स गोइंग कंसर्न. जो उसके गोइंग कंसर्न को हार्म कर सकते हैं उन सभी फैक्टर्स को उसको डिस्क्लोज करना चाहिए. लेकिन मिस्टर वाई ने क्या किया, नो डिस्क्लोजर. मिस्टर वाई ने कोई डिस्क्लोजर ही नहीं दिया. मिस्टर वाई ने कोई डिस्क्लोजर ही नहीं दिया. तो यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्क्लोजर. मिस्टर वाई ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसके अंदर उसने डिस्क्लोज नहीं दिया, जबकि एज पर एफआरएफ यहाँ पे डिस्क्लोजर देना चाहिए था. दो मैं ये बोल सकता हूँ कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्लोजर ऑल्सो. तो मैं एक लैंग्वेज बना सकता हूँ क्या, मैं क्या ये कह सकता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर एज यूज्ड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एज रिक्वायर्ड बाय द एफआरएफ. क्या मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ क्या मैं ये बोल सकता हूँ. तो इसी चीज को अगर आप बोलोगे और इसी चीज को अगर आप मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में देखोगे तो यही चीज तो मिस स्टेटमेंट बोल रहा है कि भैया इफ मिस स्टेटमेंट क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, presentation and disclosure as used in the preparation and presentation of financial statement and as required by the FRF. FRF में जो requirement था अमाउंट, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का, आपने उससे थोड़ा डिविएशन लिया. आपने उन दोनों में डिफरेंस है, जो आपने प्रिपेयर किया वो अलग है और एज पर एफआरएफ अलग है. अगर आपने एफआरएफ को कंप्लाई नहीं किया इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इसको बोलेंगे हम मिस स्टेटमेंट. लेकिन सर हमें तो ये लगता है कि ओनली फ्रॉड को ही मिस स्टेटमेंट बोलते हैं. ऐसा क्यों है कि सर आप बोल रहे हो कि ये क्या है जो मैंने बताया कि अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है इससे फ्रॉड, इससे मिस स्टेटमेंट बोल रहे हैं. बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि इफ हमने एफआरएफ को कंप्लाई नहीं किया तो इट इज टर्म्ड एज मिस स्टेटमेंट. प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम बहुत ब्रॉडर टर्म में उसको समझना नहीं चाहते. हम क्या इसको बहुत नैरो टर्म में समझते हैं कि ओनली फ्रॉड का मतलब ही मिस स्टेटमेंट होता है. ऐसा नहीं है. फ्रॉड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, लेकिन केवल फ्रॉड ही मिस स्टेटमेंट है ऐसा नहीं है. कैसे फ्रॉड मिस स्टेटमेंट होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं. वेट अ सेकंड. तो ऐसा नहीं है कि केवल फ्रॉड, अभी हम देख रहे थे कि केवल फ्रॉड ही मिस स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता. मिस स्टेटमेंट इज अ वाइडर टर्म, उसमें फ्रॉड भी इंक्लूडेड है. एग्जांपल लेता हूं मैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटर है, कोई कंपनी का डेटर है 1 लाख रुपीज. किसी डेटर ने आपको पैसा दिया, उसने आपको 1 लाख रुपए चुका दिए. मैनेजमेंट में क्या था, जो कैशियर था, कैशियर ने क्या किया, जो 1 लाख रुपए आए थे डेटर से उसको अपने पॉकेट में रख दिया और उसकी एंट्री नहीं की. जो डेटर से पैसा आया उसकी एंट्री नहीं की. तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जब डेटर से पैसा आता है तो हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट. कैश अकाउंट बढ़ता है और डेटर का बैलेंस कम हो जाता है. डेटर 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए था और कैश का बैलेंस 1 लाख रुपए से बढ़ना चाहिए था. तो एज पर एफआरएफ क्या बोलता है कि आप हर एक ट्रांजेक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करो, किसी ट्रांजेक्शन को मत छोड़ो. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो फ्रॉड किया है बंदे ने 1 लाख रुपए का, वो उसकी वजह से वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने से रह गया.
उसकी वजह से क्या हुआ, कैश बैलेंस कम आ रहा है और डेटर्स का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, यस, क्योंकि कैश बैलेंस क्या होना चाहिए था, 1 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए था एज पर एफआरएफ, लेकिन नहीं है ड्यू टू दैट फ्रॉड। डेटर्स का बैलेंस 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए था लेकिन नहीं है ड्यू टू दैट फ्रॉड। तो क्या फ्रॉड इंक्लूडेड है? यस, फ्रॉड इंक्लूडेड है इन मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि फ्रॉड भी मिस स्टेटमेंट का पार्ट है, लेकिन ओनली फ्रॉड इज अ मिस स्टेटमेंट ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, ये हमने समझ लिया। एक और चीज जो मैंने यहाँ पे सर्कल में नोट करके दिया है कि अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी सेड गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू व्हेन इट कंप्लाइज विद एफआरएफ। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब कि ये सब कुछ जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है सबको रिकॉर्ड किया है, इसका प्रेजेंटेशन फेयर है। ये चीज क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं ऐसा? एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बन रहा है, बिल्कुल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाया है, जैसा रिक्वायरमेंट था वैसा बना दिया, तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन as used in preparation and presentation of financial statement and as required by the FRF. There will be no difference। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल एफआरएफ की तरह बना है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मिस स्टेटमेंट नहीं रहेगा। ठीक, करेक्ट बात है। दूसरा, अगर एफआरएफ को नॉन कंप्लाई किया, एफआरएफ से थोड़ा डेविएशन किया और अमाउंट क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर में उसकी वजह से इंपैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पे मिस स्टेटमेंट रहेगा। आगे जाके हम ये बात करेंगे कि हम हमेशा मटेरियल मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज करेंगे। क्यों? मिस स्टेटमेंट वर्ड है बहुत ब्रॉड टर्म है। यहाँ पे क्या है कि 100 रुपए का 100 रुपए भी अगर आप चोरी कर लेते हो, अगर 100 रुपए भी आपने कुछ गलत क्लासिफाई कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई 100 रुपए का आइटम था जिसको एज अ एक्सपेंडिचर करना था लेकिन आपने उसको एज अ पीपी क्लासिफाई कर दिया या वाइस वर्सा, तो यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट है जिसकी वजह से हो सकता है कि आप एफआरएफ को कंप्लाई नहीं कर पाओ, हो सकता है कि यहाँ पे कोई डिफरेंस रह जाए, लेकिन ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इतने छोटी छोटी चीजों को चेक करे। ऑडिटर को उन चीजों को चेक करना ज्यादा जरूरी है जिससे जो हमारे इंटरनेट यूजर्स है उनका डिसीजन पे अफेक्ट पड़ता हो। तो इसीलिए हम मटेरियल चीजों को चेक करते हैं जिसकी वजह से यूजर्स का डिसीजन अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी जिसकी 500 करोड़ की वर्थ है, वहां पे 100-200 रुपए इधर उधर हो सकते हैं, अमाउंट क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन में फर्क आ सकता है, तो इतना एक्सेप्टेबल होता है कि 100 रुपए एक लगता है कि छोटा सा अमाउंट है, इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा जो यूजर्स है। लेकिन फॉर एग्जांपल 500 करोड़ की कंपनी है, वहां पे कोई 5 करोड़ रुपए का कुछ डिफरेंस आ रहा है, 5 करोड़ रुपए का अमाउंट को जिसको एज अ कैपिटल डालना चाहिए था पर आपने उसको एज अ पीएनएल में चार्ज कर दिया एज एन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5 करोड़ रुपए का। ऑब्वियसली एक बड़ा आइटम है, मटीरियल आइटम है, इसकी वजह से यूजर्स जो है उसके डिसीजन पे अफेक्ट पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे हम मटीरियल आइटम। तो मटीरियलिटी ये फैक्ट के बेसिस पे, सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे डिटरमाइन होती है। आपको वो ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट होता है ये डिसाइड करना कि क्या चीज मटेरियल है क्या चीज इममटेरियल है। तो आगे जाके हम ओनली मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जो मटेरियल गलती ऐसे डिफरेंसेस जो मटेरियल है जिसकी वजह से यूजर्स के, इंटरनेट यूजर्स के डिसीजन पे अफेक्ट पड़ेगा, उसी चीजों को हम ऑडिट में कंसिडर करेंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको उसके ऊपर पूरा एक डिफरेंट स्टैंडर्ड भी है मटेरियलिटी के ऊपर, वो हम आगे समझेंगे। अभी आप मिस स्टेटमेंट को समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता हूं मैं एक और चीज, एक ऑडिट रिस्क के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूंगा यहाँ पे। ऑडिट रिस्क क्या होता है? देखो, रिस्क हर जगह पे होता है, रिस्क हर जगह पे होता है। रिस्क कहाँ कहाँ होता है? रिस्क हर एक प्रोफेशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डॉक्टर के बारे में बात करेंगे, जब डॉक्टर कोई भी मेजर ऑपरेशन करने जाता है, मेजर सर्जरी करता है, तो वहां पे एक रिस्क इन्वॉल्व होता है कि हो सकता है कि हम कितने भी अच्छी तरीके से ऑपरेशन करें, कितने भी अच्छे डॉक्टर्स को लाएं, कितनी भी अच्छी टीम को लाएं, एक रिस्क है कि इंसान की जान नहीं बच पाए, पेशेंट की डेथ हो जाए। उस केस में वो पता है क्या करता है, हर बार डॉक्टर एक डिक्लेरेशन ले लेता है, जो भी लीगल गार्जियन होते हैं, जो उसके स्पाउस या पेरेंट्स या जो बच्चे हैं उनसे, कि हम ये डॉक्टर का जो सर्जरी कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्क है, आप हमें अलाउ कीजिए इस सर्जरी को करना। इसी तरह ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है, मैंने आपको बताया कि ऑडिटर क्या करता है, सब्जेक्ट मैटर की ऑडिट करता है, सब्जेक्ट मैटर को चेक करता है, वेरियस एविडेंस गैदर करता है, उसके बाद अपनी एक ओपिनियन देता है। तो ऑडिटर ने सब कुछ अच्छे से किया, सब कुछ अच्छे से चेक किया, बट स्टिल वो एक गलत राय दे दी। हो सकता था, ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, कुछ मटेरियल डिफरेंसेस है, जो हमने पढ़ा था मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन। तो ऐसे कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल का मतलब जिससे यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। मिस स्टेटमेंट मतलब जो हम पढ़ चुके हैं अभी, उसका मीनिंग। तो अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ एमएमएस है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, जो यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑडिटर उन चीज को ढूंढ नहीं पाया, ऑडिटर को वो डिटेक्ट नहीं हो पाई और ऑडिटर ने गलत रिपोर्ट दे दी। इसका रिस्क हमेशा हो सकता है, क्योंकि ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। ऑडिट को एक टाइमलाइन होती है जिसमें कंप्लीट करना होता है, एक लिमिटेड स्टाफ होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और हमारे जो एविडेंस होते हैं वो सारे मैनेजमेंट ही प्रोवाइड करता है। तो ऑडिट की एक लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से ऑडिट में कुछ रिस्क इन्वॉल्व होती है, कि हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ कमी रह गई हो, कुछ गलती रह गई हो, कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह गई हो, बट ऑडिटर इसको देख नहीं पाया और ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दी कि नहीं सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। ऐसा रिस्क को हम बोलते हैं ऑडिट रिस्क। तो ये एक ब्रीफ था ऑडिट रिस्क के ऊपर, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट रिस्क, ये सब चीजें। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। उससे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा हमारा एसए का नाम। एसए 200 का नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। पहले इस चीज में एम्फेसिस करूंगा मैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट और क्यों है, पहले ये समझते हैं क्यों है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज से अलग, स्वतंत्र होना, कोई इंटरेस्ट नहीं होना। ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट रहो जिस भी एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो। क्यों? फॉर एग्जांपल आज मैं हूँ और मेरे फादर की कोई शॉप है, मैं अगर मेरे पापा की दुकान का, मेरे पापा की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करूंगा, तो हो सकता है कि मैं एक प्रॉपर ओपिनियन नहीं दे पाऊँ। हो सकता है कि मेरा उनके साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग है, उसकी वजह से मैं एक अच्छी राय नहीं दे पाऊँ। हो सकता है कि एक और चीज है, अगर मान लो कि कोई मैं हूँ, मेरी खुद की एक कंपनी है, मैं ही उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता हूँ, और मैं ही अगर उस कंपनी का ऑडिट करूंगा, तो ऑब्वियसली मैं अपनी ही गलती को चेक नहीं कर पाऊंगा। और अगर मुझसे कोई गलती मेरे को पता भी चल गई, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा बाहर के लोगों को कि मुझसे ये गलती हो गई। तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ऑडिटर को ये बोला जाता है कि भाई आप इंडिपेंडेंट रहो। अगर आपका कुछ रिलेशन है, आपका उस एंटिटी के साथ जिसकी आप ऑडिट कर रहे हैं, जिस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप ऑडिट कर रहे हैं, अगर आपका उसमें कुछ इंटरेस्ट है, अगर आपने उसमें कुछ इन्वेस्ट किया है पैसा, और अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैंने मिस्टर कोई मान लो मैं एक ऑडिटर हूँ शादाब हुसैन, मैंने रिलायंस में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है, और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मुझे ऑडिट करना है। मेरा वहां पे 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है, मैं उसकी ऑडिट कर रहा हूँ, मुझे पता चला कि डेप्रिसिएशन उन्होंने कम चार्ज किया जबकि ज्यादा चार्ज करना चाहिए था। डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो उनका प्रॉफिट मार्केट में जब ज्यादा दिखेगा तो उनकी शेयर की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो मुझे ये लगा कि यार मैं इसका करता हूँ, इस गलती को बताता ही नहीं हूँ। जो उन्हें डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया है, चार्ज रहने दो कम ही, एटलीस्ट इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा आएगा, और जब मार्केट में हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस होंगे तो लोगों को ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा और इसकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। मेरे जो 5 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे वो 6 करोड़ रुपए बन जाएंगे। यहाँ पे मेरा एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा नहीं करना। अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, कंपनीज एक्ट ने भी प्रॉपर इस चीज के ऊपर आपको सेक्शन दिया है कि ऑडिटर को क्या क्या अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, किस चीज का ध्यान रखना है। इवन हमारे स्टैंडर्ड्स ने भी ये बताया है, हमारे एथिक्स है वो भी ये चीज बताते हैं कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना क्यों जरूरी है। तो ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि क्यों ऑडिटर का इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स, एसएस। ऑडिटर को ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑडिटर, हमें ये पता है कि आपकी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, आपने बहुत अच्छे से ऑडिट किया, लेकिन कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन से ऑडिट की, इसकी वजह से कुछ गलतियां हो सकती है। तो उन गलतियों को अवॉइड करने के लिए जो गलतियां आप कर सकते हैं, उन गलतियों को अवॉइड करने के लिए आप अपनी ऑडिट को एसएससी अकॉर्डिंग करो, आप स्टैंडर्ड का कंप्लाई करो। आपको हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, आपको बहुत सारे गाइडेंस दे रखे हैं, आप उन सब चीजों को कंप्लाई करो ताकि ऑडिट प्रॉपर हो, आपका रिस्क, ऑडिट रिस्क कम से कम हो, गलती होने के चांसेस कम से कम हो। तो ये हमारे स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट नाम है और हम ये चीज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इंडिपेंडेंट ऑडिटर का मतलब बता दिया, अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर, इसका ऑब्जेक्टिव है
टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, मतलब एश्योरेंस का डेफिनेशन मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया। एश्योरेंस का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन अ सब्जेक्ट मैटर। हमें राय देना है किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ये राय देना है कि क्या दीज आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ये राय देना है, रीजनेबल एश्योरेंस देना है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? आप इतनी अच्छी राय दो, आप इतने ऑडिट एविडेंस गैदर करो जिससे कि आपकी जो ऑडिट रिस्क है, कुछ गलत होने के चांसेस वो बिल्कुल लो लेवल पे हो जाए। इसे हम बोलते हैं एक्सेप्टेबली लो लेवल। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है कि आप अपनी ऑडिट प्रोसीजर को इस तरह से डिजाइन करो, आप अपना काम कुछ इस तरह से करो कि आपकी जो ऑडिट रिस्क है, जो गलती कुछ गलत रिपोर्ट जाने के चांस है। हमने पढ़ा था नीचे ऑडिट रिस्क का क्या मतलब होता है? जो ऑडिट रिस्क है वो एक्सेप्टेबली लो लेवल तक हो जाए, उसे बोलते हैं हम रीजनेबल एश्योरेंस। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप रीजनेबल एश्योरेंस लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इट मे बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें एविडेंस गैदर करना है, एविडेंस गैदर करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा? जब वो एविडेंस गैदर कर लेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तब ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म करेगा। इसका मतलब इनेबलिंग द ऑडिटर। ऐसा करने के बाद क्या होगा? इनेबलिंग द ऑडिटर टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लाइंग विद द एफआरएफ इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट। जब वो एविडेंस गैदर कर लेगा, जब वो ये पता कर लेगा, जब वो रीजनेबल एश्योरेंस गैदर कर लेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, उसने ये पता कर लिया कि या कुछ गलती तो नहीं है, अमाउंट सब कुछ बराबर है, ठीक है, क्लासिफिकेशन प्रॉपर हुआ है, डिस्क्लोजर प्रॉपर दिया है, उसने तीन चीज पता कर ली, ठीक है। तो अब क्या करेगा ऑडिटर? बाय इनेबलिंग का मतलब है अब इसके बाद क्या करेगा? ऑडिटर एक ओपिनियन दे सकता है, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंप्लाइंग विद द एफआरएफ। मतलब उसको पहले चेक करना होगा, एविडेंस गैदर करना होगा। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे बोला एविडेंस गैदर करना, ये एविडेंस गैदर करेगा, उसके बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कंप्लाइंग विद द एफआरएफ। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एसएस एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। जो एसएस ने फ्रेमवर्क दिया है एसएस 700 सीरीज में, और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल कंपनीज ने बोला है, कंपनी एक में बताया गया है कि ऑडिटर को किस किस चीजों पर रिपोर्ट करना है, उस चीजों पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में बताया है फॉर्म 3CB 3CD, उसमें बताया है कि किस चीजों के ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, वो चीज रिपोर्ट करेगा। तो एज पर एसएस एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव दो है। पहला, ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, इतने एविडेंस गैदर करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और जब वो इसे एविडेंस गैदर कर लेगा तो ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाएगा, एक ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंप्लाइंग विद द एफआरएफ। ऑब्वियसली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंप्लाइंग विद द एफआरएफ मतलब देयर इज नो मिस स्टेटमेंट। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर। हमने ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ऑडिट रिस्क। तो अब हम समझते हैं ऑडिट रिस्क के बारे में। तो मैंने आपको बताया पहले ही कि हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलती हो और ऑडिटर इसको पकड़ ना पाए, और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बोल दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये रिस्क होती है ऑडिटर की। तो ऑडिटर ने बहुत अच्छे से प्लान किया था ऑडिट को, बहुत अच्छे से उसने कंक्लूड किया था, बहुत अच्छे से उसने सारी ऑडिट प्रोसीजर लगाया था, अच्छे एविडेंस गैदर किए थे, बट कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, कुछ मैनेजमेंट के भी फ्रॉड हो सकते हैं। मैनेजमेंट ने कुछ चीजों को इस तरह से प्रेजेंट किया हो कि ऑडिटर को डाउट नहीं आया उस चीज के ऊपर, ऑडिटर उस चीज को समझ नहीं पाया, और वहां पे कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, वो ऑडिटर पकड़ नहीं पाया, और ऑडिटर ने इनएप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट दे दी। यानी वहां पे गलती थी, वहां पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट थे, बट ऑडिटर उसको पकड़ नहीं पाया। तो ऑडिटर ने लिख दिया ऑडिट रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। तो इसे बोलते हैं हम ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क इसको दो तरह की होती है, एक होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, दूसरा होता है डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है? ये दो तरह की होती है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से।
ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, ये मेरी एक शॉप है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि एक मेरी एक शॉप है, शादाब शूज सेंटर। बहुत गरीब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बिकॉज ज्यादातर लोग इसको रिलेट कर पाएंगे क्योंकि लोग जाते भी हैं ऐसी जगह पे। एक शूज की मेरी शॉप है, उसमें क्या है कि एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है। कस्टमर ग्राउंड फ्लोर से एंट्री करता है शॉप के अंदर और फर्स्ट फ्लोर पे जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे सारे शूज डिस्प्ले हैं। वहां पे एक बंदा है मिस्टर एक्स, ये एक सेल्समैन है। ये क्या करता है, कस्टमर्स को शूज बताता है और कस्टमर का मतलब मेजरमेंट लेता है, शूज बताता है, समझाता है, स्पेसिफिकेशंस बताता है, सब कुछ बताता है। एंड देन कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके सर आप ये शूज ले रहे हो उनको दे देता है और अपना स्टॉक रजिस्टर इसके पास, उसमें वो एंट्री कर देता है। मिस्टर एक्स सेल्समैन है और उसके बाद स्टॉक रजिस्टर है, ठीक है। कस्टमर क्या करता है, फर्स्ट फ्लोर से नीचे आता है ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे एक बिलिंग काउंटर है, मिस्टर वाई वहां पे बैठता है। मिस्टर वाई क्या करता है, जो भी शूज लाया है वो ऊपर से नीचे उसका बिल बनाता है और जो भी कैश होता है कलेक्ट करता है कस्टमर से। एट द एंड ऑफ द डे मिस्टर वाई क्या करता है, जो भी कैश कलेक्ट किया है उसने पूरे दिन में उसको बैंक में जमा कर देता है। यहाँ पे अब बताओ, इन नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन में कुछ आपको कमी दिख रही होगी, कुछ आपको लूप होल दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या मिस स्टेटमेंट होने का चांस है। मैं फ्रॉड वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि फ्रॉड इज पार्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे कुछ भी गलती हो रही है तो उसको मैं मिस स्टेटमेंट वर्ड ही यूज करूंगा, मैं फ्रॉड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर आप फ्रॉड वर्ड यूज करेंगे तो भी मेरे कहने का मतलब वही होगा कि आगे जाके वो एक मिस स्टेटमेंट ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या चांस है मिस स्टेटमेंट होने का, ये चीज पता करना है एज ए ऑडिटर आपको। यहाँ पे सर मैं बताता हूँ आपको क्या चांस है। यहाँ पे ये चांस है कि मिस्टर वाई जो है ना, मिस्टर वाई क्या करेगा, जो भी बंदा जो कस्टमर है जो शूज लेकर आ रहा है नीचे, उसका बिल नहीं बना रहा। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर है, वो 5,000 रुपए का शूज लेकर आया ऊपर से नीचे, और नीचे मिस्टर वाई को बोल रहा है कि सर ऐसा करो आप बिल मत बनाओ, आप 1,000 रुपए रख लो अपनी जेब में, फालतू ही शादाब आपको वैसे सैलरी नहीं देगा, क्या फायदा 10,000 रुपए की सैलरी दे रहा है और आप दिन भर काम कर रहे हैं 1 महीने से, क्या फायदा ऐसे बंदे के लिए काम करने का। फायदा ईमानदारी से आप ऐसा करो 1,000 रुपए अपने पॉकेट में रख लो और मत करो इस चीज की एंट्री। मिस्टर वाई को सही लगा कि सही बात है यार। मिस्टर वाई ने क्या किया, उसका ना तो बिल बनाया और जो भी कैश था 1,000 रुपए अपने पॉकेट में रख लिया। ऑब्वियसली बैंक जब पैसा आया नहीं मतलब बुक्स में, तो उसने बैंक में भी जमा नहीं करवाया, सारा पैसा अपने पॉकेट में रख लिया। तो यहाँ पे एक रिस्क है कि मिस्टर वाई मिस्टर वाई जो भी पैसा आ रहा है उसको अपनी पॉकेट में रख ले, तो बैंक में जमा नहीं करा पाए। तो यहाँ पे एक मिस स्टेटमेंट होने का चांस है या नहीं है, क्या चांस है। मिस स्टेटमेंट कैसे होगा, ये एक फ्रॉड भी है, लेकिन इसको हम मिस स्टेटमेंट के टर्म में कैसे समझेंगे, जब इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी, जब मेरी शूज की शॉप का बैलेंस शीट बनेगा, तो वहां पे कैश बैलेंस 10,000 रुपए से एक सॉरी 5,000 रुपए का जो कैश सेल्स किया था 5,000 रुपए से कम आएगा, मेरी सेल्स 5,000 रुपए से कम आएगी। तो एज पर एफआरएफ क्या होना चाहिए था, सारे ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होने चाहिए थे, मेरी सेल्स 5,000 रुपए भी ऐड करनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐड नहीं हुआ तो मेरी सेल्स कम आ रही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एज रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि 5,000 रुपए से कम है, एंड एज पर रिक्वायर्ड बाय एफआरएफ जो कि 5,000 रुपए ज्यादा है। तो यहाँ पे 500 रुपए का फर्क आ रहा है बिटवीन अमाउंट ए रिपोर्टेड एंड अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय एफआरएफ, तो इसको बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। आप भी समझ गए कि फ्रॉड भी इज अ पार्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, ये यहाँ पे प्रूव हो गया मेरे एग्जांपल से। दूसरा क्या होगा इसका इम्पैक्ट, कैश बैलेंस कम आएगा। मेरा कैश बैलेंस जो आएगा एज पर बैलेंस शीट वो 5,000 रुपए से कम आएगा क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो दूसरा जो कैश बैलेंस एज पर एफआरएफ होना चाहिए था, आफ्टर रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एफआरएफ बोलता है कि सारे ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करो, वो नहीं किया तो मेरा जो कैश बैलेंस है वो 5,000 रुपए से कम आएगा, जबकि जो एफआरएफ आना चाहिए था 5,000 रुपए से ज्यादा आना चाहिए था। तो यहाँ भी डिफरेंस है अमाउंट में, तो यहाँ पे मिस स्टेटमेंट होने का चांस है। तो हमने क्या किया भाई, ये हमने पता कर लिया कि यहाँ पे ऑडिटर है, आप ऑडिटर हो, आप ये एसेस करोगे कि कितना परसेंट चांस है कि यहाँ पे मिस स्टेटमेंट होने का है। ये आपने पता कर लिया कि सर ये हो सकता है कि मिस्टर वाई बिल इशू नहीं करेगा और 10% चांस है कि मिस्टर वाई ऐसा करेगा, ठीक है। हमने क्या किया, मिस्टर वाई की ये गलती, मिस्टर वाई जो फ्रॉड कर रहा है इसको कम करने के लिए
मिस्टर वाई के वजह से जो मिस स्टेटमेंट हो रहा है, इसको कम करने के लिए हमने एक कंट्रोल लगा दिया। हमने मिस्टर जेड को अपॉइंट किया। मिस्टर जेड क्या करता है, मिस्टर जेड क्या करता है, मिस्टर एक्स ने जो भी सेल्स रजिस्टर बनाया है, जो स्टॉक रजिस्टर बनाया है, सॉरी, मिस्टर एक्स जो सेल्समैन है वो स्टॉक रजिस्टर बनाता है, जैसे मैंने आपको बताया। उस स्टॉक रजिस्टर को बैंक के साथ टैली करता है, क्रॉस चेक करता है। वो देखता है कि अगर आपके स्टॉक रजिस्टर में 10 शूज सेल किए गए हैं 100 रुपए के ऊपर, ठीक है, तो 1000 रुपए आपके बैंक में आने चाहिए। तो चेक कर रहा है कि क्या दोनों मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 1000 रुपए आने चाहिए और बैंक में 900 रुपए गए, तो इसका मतलब है 100 रुपए वाई ने कहीं घपला किया है, वाई कहीं खा गया, वाई ने अपनी पॉकेट में रख लिया है। तो हमने एक कंट्रोल लगा दिया मिस्टर जेड को, इसे हम बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल। ये हमारी प्रोसीजर में ही है, इसे हम बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल। मिस्टर जेड कौन है, इंटरनल कंट्रोल है। लेकिन आप ऑडिटर हो, आप बताओ अभी भी कुछ चांस है कि अभी भी मिस स्टेटमेंट हो सकता है, अभी भी चांस है या नहीं है? अभी भी एक चांस है। अभी भी एक क्या चांस है, मिस्टर जेड क्या कर सकता है, मिस्टर जेड को ये पता चल गया कि 100 रुपए का मिस्टर वाई ने झोल किया है। मिस्टर एक्स में आ रहा है 1000 रुपए का सेल, बैंक में जमा हुआ है 900 रुपए, तो 100 रुपए अभी भी अभी भी 100 रुपए का झोल हुआ है, ये मिस्टर जेड को पता है। मिस्टर जेड ने क्या किया, ये पता तो कर लिया कि अभी भी झोल हुआ है, लेकिन मिस्टर जेड ने क्या किया, मिस्टर वाई को बोला कि भाई तेरे पास 1000 रुपए है, मुझे पता है, ऐसा कर आधा आधा पैसा कर ले, अदरवाइज मैं ये चीज रिपोर्ट कर दूंगा। मिस्टर जेड ने क्या किया, मिस्टर जेड तो हमारा कंट्रोल है, उसने इस चीज को डिटेक्ट तो किया, पर इस चीज को करेक्ट नहीं किया। जो मिस स्टेटमेंट उसको पता चला था मिस्टर जेड को, जो हमारे कंट्रोल ने उस मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं किया, तो अभी भी ये रिस्क बचा या नहीं बचा? ऑब्वियसली ये रिस्क अभी भी बचा है। दूसरा क्या रिस्क हो सकता है, दूसरा ये रिस्क हो सकता है कि मिस्टर एक्स वाई जेड तीनों ही मिल जाए। मिस्टर एक्स बोले मैं ना तो स्टॉक रिस्क में कुछ एंट्री करूंगा, मिस्टर वाई बोलेगा ना तो मैं बिल इशू करूंगा, मिस्टर जेड बोलेगा ना ही मैं बैंक में उस पर टैली करूंगा। ऑब्वियसली सारे की सारा ट्रांजेक्शन ऑफ द बुक रह गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अभी भी वो रिस्क तो बचा है जो हमारे कंट्रोल, अभी भी यहाँ पे कंट्रोल में भी इनएफिशिएंसी रह गई ना, तो हमारे कंट्रोल होने के बावजूद भी देयर आर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कि वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को हम बोलेंगे रिस्क। ये पहला वाला एग्जांपल था, इसमें हमने विदाउट कंसिडरिंग कंट्रोल, विदाउट कंसिडरिंग मिस्टर जेड, यहाँ पे हमने मिस्टर जेड को अपॉइंट नहीं किया था इस एग्जांपल में। तो जो रिस्क, जो चांस, जो एज अ ऑडिटर हम ये अंदेशा लगा रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अमाउंट में, क्लासिफिकेशन में, डिस्क्लोजर में कितना मिस स्टेटमेंट होने का चांसेस है, विदाउट कंसिडरिंग इंटरनल कंट्रोल, विदाउट कंसिडरिंग मिस्टर जेड, इस चांस को ही हम बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क। सेकेंड एग्जांपल में हमने कंट्रोल लगा दिया, कंट्रोल लगाने के बावजूद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना मिस स्टेटमेंट होने का चांसेस है, कंट्रोल लगाने के बावजूद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना मिस स्टेटमेंट होने का चांसेस है। क्यों चांसेस है? क्योंकि हमारा कंट्रोल उस चीज को आइदर डिटेक्ट नहीं कर पाया, और डिटेक्ट कर लिया तो उसको करेक्ट नहीं कर पाया। पहला एग्जांपल में हमने लिया था कि मिस्टर जेड ने डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन उसने उसको करेक्ट नहीं किया। तो आइदर इट इज नॉट, उसने उसको डिटेक्ट कर लिया पर उसको करेक्ट नहीं किया। दूसरा, आइदर वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, हो सकता है कि वो चीज छूटी गई, डिटेक्ट करने से ही रह गई। तो हमारा इंटरनल कंट्रोल लगाने के बावजूद भी एक चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी भी मिस स्टेटेड हो। तो ये चांसेस कि कंट्रोल लगाने के बावजूद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकता है, इस चांसेस को हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। सिंपल नाम से पता चल रहा है, कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल होने के बावजूद भी मिस स्टेटमेंट होने का रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब जो विदाउट कंसिडरिंग कंट्रोल उस ट्रांजेक्शन में है, इंक्लूडेड है, इनहेरेंट है, उसका रिस्क। तो इसको हम पढ़ते हैं डेफिनेशन से। उससे पहले एक और चीज बताता हूं मैं, हम एक चीज पढ़ेंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारा सेल्स है मिस्टर वाई, ये है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ शादाब शू सेंटर। यहाँ पे हमारी सेल्स आ रही है 4,30,000 रुपए। इसमें से मिस्टर वाई ने जो जो गड़बड़ी की, बताता हूं आपको, मिस्टर वाई ने क्या किया, कैश स्टोलन। मिस्टर वाई ने कितना कितना कैश स्टील किया? मिस्टर वाई ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में
2 लाख रुपए का कैश चुरा लिया और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 1,000 रुपए का कैश चुराया, लेकिन उसने 1,000 रुपए का कैश चुराया कितनी बार? 100 टाइम्स, 100 बार। हमारी सेल्स दोनों साल में सेम ही है, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी सेल दोनों साल में 4,30,000 रुपए है। तो बैंक क्या करे, मैं फॉर एग्जांपल कोई यूजर है हमारे, उसको ये चीज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई आइटम आइदर इंडिविजुअली भी मटेरियल हो सकता है जो हमारे यूजर्स है उसके लिए, जैसे हमारा बैंक है जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर हो सकता है, उसके लिए 2 लाख रुपए भी मटेरियल हो सकते हैं, और उसके लिए 1,000 रुपए की चोरी जो 100 बार हुई है वो भी मटेरियल हो सकता है। मतलब इंडिविजुअल आइटम भी मटेरियल हो सकता है, क्योंकि ये कितना परसेंट हो रहा है अगर आप देखोगे इसका 4,30,000 का 46%, इट्स अ मेजर अमाउंट। और दूसरा ये हमारा जो इंडिविजुअल आइटम देखोगे तो कितना छोटा है, अगर आप इंडिविजुअल आइटम देखोगे, इंडिविजुअल गलती जो है हमारी, ये इंडिविजुअल गलती कितनी है, छोटी सी है बिल्कुल, ये आ रही है 2% भी नहीं आ रही पूरी, ठीक है, 0.2% आ रही है, ठीक है। इंडिविजुअल गलती कितनी है, 0.2%, लेकिन इसको 100 टाइम रिपीट करोगे, मतलब ये इंडिविजुअल को अगर आप एग्रीगेट करोगे तो एग्रीगेटली कितना हो जाएगा, ये 1,000 इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख रुपए अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे तो 1 लाख रुपए कितना परसेंट हो रहा है, 23% हो रहा है। ये भी मटेरियल हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या चीज देखना है कि एक आइटम जो है ना वो आइदर इंडिविजुअली भी मटेरियल हो सकता है और एग्रीगेटली भी मटेरियल हो सकता है। अगर इंडिविजुअल को अगर आप एग्रीगेट करोगे बहुत सारे इंडिविजुअल आइटम्स को तो भी वो एक मटेरियल हो सकता है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि मिस स्टेटमेंट आइदर इंडिविजुअली भी हो सकता है मटेरियल और एग्रीगेटली विद अदर मिस स्टेटमेंट, मतलब एग्रीगेटली एक बार 1,000 किया, दूसरी बार फिर 1,000 किया, तीसरी बार 1,000 किया, तो 4-5 बार अदर सबको कंबाइन करोगे तो एग्रीगेटली इंडिविजुअल को करेंगे तो भी वो एक मटेरियल हो सकता है। तो आइए हम डेफिनेशन पे चलते हैं वापस। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं पहले। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है एक अंदेशा, एक डाउट। ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ये चीज चेक करना पड़ता है कि कितना इनहेरेंट रिस्क है, कितना कंट्रोल रिस्क है। तो ऑडिट स्टार्ट करने से पहले उसको एक डाउट आ रहा है, एक ससेप्टिबिलिटी है ऑफ एन असर्शन। असर्शन का मतलब होता है जो भी मैनेजमेंट डिक्लेयर कर रहा है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में 1,000 रुपए कैश बैलेंस बोला है तो ये उसका एक असर्शन है, ये उसका एक डिक्लेरेशन है कि जो 1,000 रुपए है वो हमारा है, हमारा ही कैश बैलेंस है, हमने उसको कमाया है। अगर हमारा P&L अकाउंट के अंदर 4,30,000 रुपए की सेल्स है जो हमारे एग्जांपल में थी, मैनेजमेंट ने 4,30,000 रुपए सेल्स बोला है तो ये उसका एक असर्शन है, उसका एक डिक्लेरेशन है कि 4,30,000 रुपए की सेल हमने वास्तव में की है और इसके बिल्स भी हैं और ये प्रॉपर्ली रिकॉर्ड भी की गई है, ये उसका एक असर्शन है। तो असर्शन का मतलब होता है एक तरह से डिक्लेरेशन, उन्होंने हमें कमिट किया है इतना। तो एक ऑडिटर को एक अंदेशा है ऑफ असर्शन, जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम बताए हैं, जो भी एसेट लायबिलिटी एक्सपेंडिचर बताए हैं उसके बारे में एक अंदेशा कि जो अकाउंट बैलेंस है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है और डिस्क्लोजर है, इट मे बी मटीरियली मिस स्टेटेड, इट मे बी मटीरियली मिस स्टेटेड। यहाँ पे लिखा है मिस स्टेटमेंट और नीचे लिखा है आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेटली बिकम मटीरियल। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2 लाख रुपए भी इंडिविजुअल भी हो सकता है और 1,000 रुपए की 100 चोरी भी अगर उसको एग्रीगेट करोगे तो भी मटेरियल हो सकती है। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं पढ़ रहा, हम इसको यहाँ पे सिंपली बोल दें मटीरियली मिस स्टेटेड। तो एक अंदेशा कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंट बैलेंस बताया है, जो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन बताए हैं, जो डिस्क्लोजर हुआ है, वो आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेटली बिकम मटीरियल मिस स्टेटेड बिफोर कंसिडरिंग एनी इंटरनल कंट्रोल। मतलब कंट्रोल को कंसिडर किए बिना कितनी मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं जो मटेरियल हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर। तो इसको बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क। सिंपल टर्म में देखोगे विदाउट कंसिडरिंग एनी कंट्रोल कितना परसेंट चांस है कि हमारे अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है। दूसरा हमें कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क भी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ही चेक करना पड़ता है, ऑडिट कमेंसमेंट करने से पहले ही हमें चेक करना पड़ता है कि क्या इसका इनहेरेंट रिस्क था और इस इनहेरेंट रिस्क को कम करने के लिए क्या कंट्रोल लगाया है और कंट्रोल में क्या डेफिशिएंसी है, ये भी ऑडिटर को
देखना पड़ता है, ऑडिटर को एसेस करना पड़ता है। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? हमने जो कंट्रोल लगाया था मिस्टर जेड, उसके होने के बावजूद भी कितना परसेंट चांसेस है कि अभी भी हमारे अमाउंट में, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में और डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट रह जाएगा, दैट मे बी आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेटली विद अदर मिस स्टेटमेंट बिकम मटीरियल। ये हमारा कंट्रोल रिस्क हुआ। सिंपल वर्ड, चांसेस दैट मिस स्टेटमेंट may not be detected, prevented, detected and timely corrected। एक ऐसा चांस मिस्टर जेड के होते हुए भी कि कुछ कुछ गलती, कुछ कुछ मिस स्टेटमेंट may not be prevented, जो प्रिवेंट नहीं हो पाएंगे। मिस्टर जेड है, कंट्रोल है, स्टिल वो प्रिवेंट नहीं हो पाएंगे। हो सकता है मिस्टर जेड है, स्टिल मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने उसकी एंट्री नहीं की, मिस्टर एक्स ने स्टॉक रजिस्टर में एंट्री नहीं की और मिस्टर वाई ने उसका कैश दोनों में बांट लिया। मिस्टर वाई के पास जो कैश मिला, एक्स और वाई ने दोनों ने बांट लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंट्री नहीं हुई, बैंक में पैसा नहीं गया, तो मिस्टर जेड को पता ही नहीं चलेगा। तो मिस्टर जेड के होते हुए भी कुछ चांसेस है कि मिस स्टेटमेंट हो सकता है। तो मिस्टर जेड के होते हुए भी चांसेस ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट दैट मे नॉट बी प्रिवेंटेड, पहला। दूसरा, डिटेक्टेड एंड टाइमली करेक्टेड। मैंने एग्जांपल लिया था कि मिस्टर जेड को पता तो चल गया, लेकिन मिस्टर जेड ने खुद ने ही पैसा खा लिया। तो मिस्टर जेड को पता चल गया बट इट वाज नॉट टाइमली करेक्टेड। तो ऐसा चांसेस कि मिस स्टेटमेंट ना तो प्रिवेंट होगा या डिटेक्ट होकर करेक्ट नहीं हो पाएगा, इसका कितना परसेंट चांसेस है बाय द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की कमी की वजह से कितना परसेंट ये चांसेस है कि मिस स्टेटमेंट प्रिवेंट नहीं हो पाएगा, डिटेक्ट नहीं हो पाएगा और करेक्ट नहीं हो पाएगा। ये सेम चीज है आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेटली। तो हमने ये चीज समझ लिया कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क क्या होता है। उसके बाद आते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है। RMMS बोलते हैं इसको, ठीक है। मैंने मिस स्टेटमेंट को MMS वर्ड यूज किया क्योंकि इतना लंबा बोलने में गला बैठ जाता है, ठीक है। तो MMS क्या होता है, RMMS क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। जो भी हम इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क है, ये हम ऑडिट स्टार्ट करने से पहले चेक कर रहे हैं, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले चेक कर रहे हैं। तो इन दोनों का टोटल ही, इन दोनों का सम ही रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहलाया जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ऑडिट रिस्क दो तरह का होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, अब हम ये पढ़ते हैं। हम ऑडिट करने जा रहे हैं इस एंटिटी का, जो मेरी शॉप है उसका, या कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी एंटिटी का ऑडिट करने जा रहे हैं। ऑडिट करने के लिए हमें बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑडिट टूल्स, बहुत सारी तरह, बहुत टेक्निक से हमें ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा। इतने टूल्स लगाने के बावजूद भी, इतने एविडेंस गैदर करने के बावजूद भी हो सकता है कुछ चांसेस हो कि अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिस स्टेटमेंट रह जाए। ऑडिट को बहुत अच्छे से प्लान किया, बहुत अच्छे से हमने कंक्लूड किया, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि कुछ कुछ मिस स्टेटमेंट वो ऑडिटर पकड़ ना पाए, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाए, और जो मटेरियल हो, इसको हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। इसको अगर आप पढ़ोगे, बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है, चांसेस ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ असर्शन, ये हमने पढ़ लिया, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर। इन तीनों चीजों को हमने शुरू से पकड़ के आ रहे हैं, जब से हमने मिस स्टेटमेंट पढ़ा है तब से हम इन चीजों को ही पकड़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट हो रहा है इन चीजों के बारे में, एंड ये चांस है कि ये मिस स्टेटमेंट, अगर हम यहाँ से सीधा पढ़िए, इधर आइए आप, इधर से सीधा इधर, चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट दैट शेल नॉट बी डिटेक्टेड बाय प्रोसीजर्स अप्लाइड बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस हिज ऑडिट रिस्क। ऑडिटर ने क्या किया अपने ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए, कि ऑडिट रिस्क का मतलब हमने समझ लिया कि ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि इनअप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट ना चली जाए, इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन ना चली जाए व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है बट हम उसको बोल रहे हैं सही ठहरा दें। इस चीज को कम करने के लिए, इस रिस्क को कम करने के लिए हमने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किया, हमने बहुत सारे टेक्निक्स अप्लाई की, हमने बहुत सारे ऑडिट एविडेंस गैदर किए, बट स्टिल कुछ चांस है कि हमने इतना सब कुछ किया बट कुछ कुछ गलती, कुछ कुछ मिस स्टेटमेंट अभी भी ऑडिटर से डिटेक्ट नहीं हो पाए। तो इस चांस को, इस अंदेशा को
इस रिस्क को ही हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, आप रिलेट करते जाइए, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं उससे। चांसेस ऑफ material misstatement of assertion in financial statement about account balance, class of transactions and disclosures shall not be detected by procedures applied by the auditor to reduce his audit risk. और जो misstatements है that may become either individually or aggregately material। तो सिंपल सा इसका, अगर आप लैंग्वेज को बिल्कुल एग्जैक्ट याद करना इज नॉट पॉसिबल, तो आप इसको सिंपली अपने लैंग्वेज में याद करने का कोशिश कीजिए कि चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट दैट मे बिकम इंडिविजुअली और एग्रीगेटली मटेरियल एंड दीज शैल नॉट बी डिटेक्टेड बाय द प्रोसीजर्स अप्लाइड बाय द ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डिक्टो लैंग्वेज यूज करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इवन मुझसे पॉसिबल नहीं हुआ। मैंने भी अपनी ही लैंग्वेज को ड्राफ्ट करके एग्जाम में लिखा है, क्योंकि इवन अगर आप आईसीआई के जिस बंदे ने इस ऑडिट प्रोनाउंसमेंट को अनाउंस किया ना, अगर आप उससे भी पूछोगे कि भाई तू मुझे बढ़ के बता दे, मुझे याद करके बता दे सारा, वो भी याद नहीं कर पाएगा। तो आप लैंग्वेज को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आप जो कीवर्ड्स है ना उसको थोड़ा इंक्लूड करें जब भी आप इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कवर हो गया है रिस्क वाला पार्ट भी, हमने ये भी पढ़ लिया कि रिस्क क्या होता है। तो मैं आपको पूरा एक बार स्टैंडर्ड समअप कर दूं। देखिए, देखने को तो हमने बस ये 1.5 पेज ही पढ़ा है, पूरा स्टैंडर्ड बाकी है, बट मैंने इसके ऊपर इतना जोर इसलिए दिया बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप ये जो बेसिक टर्म्स है इसको आप दिल से एक्सेप्ट करो। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे ना दिल से, तो आगे जाके आप इसको इजीली पढ़ पाओगे, इजीली आप समझ पाओगे, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। क्या मिस स्टेटमेंट का मतलब हम अभी तक ओनली फ्रॉड समझ रहे थे, लेकिन मिस स्टेटमेंट का मतलब एक बहुत कुछ होता है। तो मेरा पूरा एफर्ट इसी पे इसीलिए गया, इतना टाइम मैंने इसलिए दिया सो दैट आप इसको अच्छे से समझ पाओ, इसको आप एक्सेप्ट कर पाओ अपने दिल से, और आप इसको एंजॉय कर पाओ जब भी आप ऑडिट करोगे इन अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी, आप इंटर्नशिप में या आफ्टर क्वालिफाइंग सीए, आप एक ब्रॉडर टर्म में एक अच्छे ऑडिटर बनो। तो मेरा यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड हो गया है। आई विल ट्राई टू कवर नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आई विल ट्राई टू जस्ट सम अप। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय यूजिंग एफआरएफ। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू कम्युनिकेट द यूजर्स अबाउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड चेंजेस देयरइन। दूसरा एफआरएफ पढ़ा। एफआरएफ क्या होता है? फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट मे बी रिक्वायर्ड बाय द लॉ और इट मे बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड, मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट क्या होता है? डिफरेंस किसमें? अमाउंट, classification, presentation, disclosure as required by the FRF, as prepared in as required by the FRF, as prepared and presented in financial statement। उसके बाद बड़ा ऑडिट रिस्क क्या होता है? एक inappropriate ऑडिट रिपोर्ट देने का चांस when financial statements are materially misstated। RMMS क्या होता है? रिस्क that financial statements are materially misstated before commencement of an audit। इसके दो पार्ट होते हैं RMMS के। ऑडिट इसके दो पार्ट होते हैं, आरओएमएमएस, दूसरा डिटेक्शन रिस्क। आरओएमएमएस के भी दो पार्ट होते हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर बिफोर कंसीडरिंग एनी इंटरनल कंट्रोल। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? चांसेस कि कंट्रोल जो हमने लगाया है, इंटरनल कंट्रोल, वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और टाइमली करेक्ट नहीं कर पाएगा। डिटेक्शन क्या होता है? ऑडिटर ने बहुत अच्छे से ऑडिट किया, बहुत अच्छे से ऑडिट प्रोसेस लगाया, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिस स्टेटमेंट रह जाए। सो गाइस, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। एंड इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।